तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर सैन्य इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसे लगभग भुला दिया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जहां इंसानी महत्वाकांक्षाओं ने इंजीनियरिंग की हर सीमा को पार कर दिया था। कल्पना कीजिए एक ऐसे जहाज की जो पानी पर तैरता नहीं बल्कि हवा में उड़ता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1966 के दौर का एक भारी भरकम नौसैनिक डिस्ट्रॉयर भला उड़ कैसे सकता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में नौसेना सिर्फ समंदर में बेहतर नहीं होना चाहती थी, बल्कि वो महासागर की सामान्य भौतिक सीमाओं को ही पूरी तरह से चुनौती देने पर आमादा थी। यहीं से एक बिल्कुल नए और अलग तरह के पोत के निर्माण का विचार सामने आया। पारंपरिक तरीके अब काम नहीं आ रहे थे और सेना को नौसैनिक युद्ध के लिए एक ऐसे नए नजरिए की जरूरत थी जो बिल्कुल हटकर हो। ये कोई आम जहाज नहीं था। हमारे सोर्स इसे हाई स्पीड हल्स के मामले में एक क्रांतिकारी लिक्विड मेटल सोच का परिणाम बताते हैं। इसका सीधा सा मकसद नौसेना की उन सदियों पुरानी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ फेंकना था। इस इंजीनियरिंग के चमत्कार का लक्ष्य सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इसका काम था पानी पर मंडराने वाले किसी भी संभावित खतरे से कहीं ज्यादा तेज भागना, ज्यादा गहराई में गोता लगाना और ऐसी पैंतराबाजी करना जो दुश्मनों के होश उड़ा दे। अब बात करते हैं इसके उड़ान के विज्ञान की। इन बेजोड़ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजाइनरों को यह बुनियादी सिद्धांत ही बदलना पड़ा कि एक जहाज आखिर समंदर की लहरों के साथ कैसे काम करता है। यही एंट्री होती है SES 100B की। यह एक सरफेस इफेक्ट शिप था। आसान भाषा में समझें तो यह जहाज एक वर्टिकल कुशन यानी हवा के भारी दबाव वाले आवरण का इस्तेमाल करके खुद को पानी की सतह से सचमुच ऊपर उठा लेता था। जरा सोच कर देखिए, जहां आम जहाज पानी की भारी रुकावट को चीरते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, वहीं ये जहाज भारी घर्षण से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर हवा में मंडराता रहता था। पानी के अंदर से गुजरने और पानी के ऊपर से फिसलने के बीच का यह अंतर ही इस तकनीक की असली जान था। और इसी हवा के कुशन ने इसे दी 90 नॉट्स की वो असीम शक्ति, जिसने खुले समंदर में ऐसे बेमिसाल रिकॉर्ड बनाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसने बहुत ही कम समय में दुनिया के सबसे तेज युद्धपोत होने का असाधारण खिताब अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी ने इस नए और क्रांतिकारी डिजाइन की ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवा लिया। 90 नॉट्स, ये आंकड़ा कहने सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन महासागर में ये गति सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। इस नामुमकिन सी लगने वाली रफ्तार तक पहुंचकर इस जहाज ने सरफेस इफेक्ट तकनीक की बेकाबू क्षमता को साबित कर दिया। सोर्स मटेरियल में खुले पानी पर 90 नॉट्स की गति से सफर करने के अनुभव को दिल दहला देने वाला या एक बेहद गहरा आंतरिक अनुभव कहा गया है। एक भारी भरकम धातु का ढांचा समंदर के लहरों के ठीक ऊपर इतनी भयानक स्पीड से दौड़ रहा हो, वो नजारा यकीनन शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इंसान की जीत की नहीं है। इसके बाद शुरू होता है प्रकृति का पलटवार। इतनी अविश्वसनीय गति का सीधा सा मतलब था कि ये जहाज अब सदियों पुरानी और बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों से सीधे टकराने वाला था। महासागर की वो असीम शक्ति किसी पर रहम नहीं खाती, खासकर तब जब धातु से बनी कोई भारी मशीन इतनी तेज रफ्तार से लगातार उसकी लहरों से टकरा रही हो। इतनी स्पीड पर पानी किसी कंक्रीट की दीवार की तरह प्रहार करता है। और आखिरकार वही हुआ जो होना था। लहरों के थपेड़ों से होने वाला अत्यधिक भौतिक तनाव और लगातार पड़ रहे झटके जहाज के ढांचे के बर्दाश्त से बाहर हो गए। वो ढांचा महासागर के इस रौद्र रूप के आगे घुटने टेकने लगा। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद हुआ अंतिम नौकरशाही प्रहार। एक तरफ समुद्र जहाज को बाहर से तोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ बोर्डरूम के अंदर बैठे लोग फाइलों के जरिए इस पूरे प्रोग्राम का ही तम घोटने में लगे थे। सच कहें तो इस उड़ने वाले डिस्ट्रॉयर का दुखद अंत एक दोहरी मार का नतीजा था। एक ओर प्रकृति की बेतहाशा ताकत ने इसके ढांचे को छलनी कर दिया और दूसरी ओर नौकरशाही ने इसके लिए मिलने वाले फंड का ही गला घोंट दिया। हमारे सोर्स बजट कटौतियों से जुड़ी इस खराब निर्णय प्रक्रिया को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। इन्हीं नौकरशाही फैसलों ने आखिरकार इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया।
1966 से शुरू हुए इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो ये ठीक उस ग्राफ की तरह लगता है जो रॉकेट की रफ्तार से तकनीकी ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन फिर ऐसा औंधे मुंह गिरा कि दोबारा उठ ना सका। इंसान की महत्वाकांक्षा और कड़वी वास्तविकता के टकराव का ये एक बेजोड़ उदाहरण है। अंत में इस पूरे विश्लेषण से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो वाकई दिमाग झकझोर देता है। सोचिए, अगर SES 100B की वो अद्भुत योजना पूरी तरह सफल हो जाती, अगर उसे फंड मिलता रहता, तो आज के आधुनिक नौसैनिक बेड़े कितने अलग होते। इस तकनीक ने महासागरों के भविष्य को किस हद तक बदल दिया होता। ये एक ऐसा विचार है जो हमें इस शानदार और विस्मृत प्रयास के बारे में और भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।